नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम चलेंगे मिस्र की रहस्यमयी दुनिया में और मिलेंगे मिस्र की आखिरी फराओ क्लियोपेट्रा से। क्लियोपेट्रा प्राचीन मिस्र की अंतिम रानी थी। उनका जन्म टॉलमिक वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना अलेक्जेंडर द ग्रेट की विजयों के बाद हुई थी। अपने पूर्वजों से अलग क्लियोपेट्रा ने मिस्र की संस्कृति को पूरी तरह अपनाया और वह अपने वंश की पहली शासक बनी जिन्होंने मिस्री भाषा सीखी। इससे उन्हें अपने लोगों का सम्मान प्राप्त हुआ। अपने पिता टोलमी 12 ओलेटिस की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा ने 18 वर्ष की उम्र में सिंहासन संभाला और शुरुआत में अपने भाई के साथ संयुक्त रूप से शासन किया। लेकिन सत्ता संघर्ष के कारण उन्हें अलेक्जेंड्रिया छोड़कर भागना पड़ा। बैटल ऑफ फर्सालस में हार के बाद पॉम्पी मिस्र भागता है ताकि युवा शासक और उसकी बहन क्लियोपेट्रा से सहायता ले सके। इसी दौरान जूलियस सीजर अपनी सेना के साथ अलेक्जेंड्रिया पहुंचता है। मिस्र में रोमन तानाशाह को पोम्पे का कटा हुआ सिर पेश किया जाता है और वह खुद को एक शाही संघर्ष में उलझा हुआ पाता है। टॉलेमी ये घोषणा करता है कि क्लियोपेट्रा को निर्वासित कर दिया गया है और उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन सच ये है कि वह जिंदा है। क्लियोपेट्रा जूलियस सीजर की मदद से वापस लौटती है। उनका यह गठबंधन उसकी स्थिति को और मजबूत कर देता है। मिस्र की रानी अपनी चतुराई से रोमन शिविर में प्रवेश करती है। सीजर क्लियोपेट्रा की सुंदरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसका साथ देता है। कम सेना होने के बावजूद सीजर अलेक्जेंड्रिया की रक्षा करता है और विद्रोहियों को हरा देता है। लेकिन इस संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया आग में जलकर नष्ट हो जाती है। सीजर की मदद से क्लियोपेट्रा फिर से सत्ता में आती है और मिस्र की शासक बन जाती है। सीजर लंबे समय तक मिस्र में रहता है। क्लियोपेट्रा का बेटा, जिसका नाम सिसेरियन रखा जाता है, सीजर द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके बाद सीजर रोम लौट जाता है और कुछ वर्षों बाद क्लियोपेट्रा को भी बुलाता है। रोम की राजधानी में क्लियोपेट्रा शानदार अंदाज में प्रवेश करती है। वह और उसका बेटा सीजर के महल में रहने लगते हैं। लेकिन रोम के राजनेताओं को यह पसंद नहीं आता कि सीजर एक विदेशी रानी को इतना सम्मान दे रहा है। राजनीतिक संघर्ष बढ़ता है और अंत में सीजर की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद क्लियोपेट्रा को जल्दी और गुप्त रूप से रोम छोड़ना पड़ता है। सीजर की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा को एक और प्रभावशाली रोमन नेता मार्क एंटनी का समर्थन मिलता है। बैटल ऑफ फिलिपाई के बाद, जहां एंटनी और ऑगस्टस ने सीजर के हथियारों को हराया, साम्राज्य का नियंत्रण आपस में बांट लिया गया और मिस्र एंटनी के हिस्से में आया। एंटनी को अपने राजनीतिक और सैन्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए धन और संसाधनों की जरूरत थी, जो उसे सिर्फ मिस्र से मिल सकते थे। इसी दौरान एंटनी और क्लियोपेट्रा की मुलाकात होती है और उनके बीच प्रेम और राजनीतिक गठबंधन बनता है। यह सब ऑगस्टस की योजनाओं के खिलाफ था। रोम लौटकर वह अपनी बहन की शादी एंटनी से करवा देता है। जब क्लियोपेट्रा को इस विश्वासघात का पता चलता है, तो वह रोम को कर देना बंद कर देती है। समझौता करने के लिए एंटनी वापस मिस्र जाता है। दोनों की मुलाकात टार्सस के बंदरगाह पर एक शानदार जहाज में होती है। उनका प्रेम फिर से शुरू हो जाता है और एंटनी पूरी तरह क्लियोपेट्रा के प्रभाव में आ जाता है। यह खबर रोम की सीनेट को नाराज कर देती है और ऑक्टेवियन इस गुस्से को युद्ध में बदल देता है। गृह युद्ध का निर्णायक संघर्ष बैटल ऑफ एक्टियम में होता है। जमीन पर लड़ाई में माहिर एंटनी समुद्री युद्ध में हार जाता है और क्लियोपेट्रा का बेड़ा भी पराजित होता है। निर्णायक क्षण में क्लियोपेट्रा को एंटनी की मृत्यु की झूठी खबर मिलती है और वह युद्ध छोड़कर चली जाती है। एंटनी किसी तरह बचकर मिस्र लौटता है। वह क्लियोपेट्रा के इस कदम को माफ नहीं कर पाता और दोनों के बीच विवाद हो जाता है। इस बीच ऑक्टेवियन की सेना बिना किसी बड़े विरोध के मिस्र में प्रवेश कर जाती है और तेजी से राजधानी की ओर बढ़ती है। एंटनी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी छोटी सेना बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देती है।
एंटनी का साथी रूफियन आत्महत्या कर लेता है।